क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 29 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप लोग 8564880530 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। 2022 का भी हमने प्लान कर रखा है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। ईपीएफओ का लास्ट का क्योंकि 5 सितंबर से पेपर है तो 60 दिन का एक क्रैश कोर्स हम लोग कराने वाले हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग बताते हैं हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का हो गया स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ओनली करंट अफेयर का चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है। और यूपीएससी के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो ओनली यूपीएससी लिख के टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो हैं, देखिए थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 की जो बात करी जा रही है, जैसे अभी सेकंड आई थी अप्रैल मई में, तो ये कह रहे हैं थर्ड वेव इतनी ज़्यादा जो है खतरनाक नहीं होगी जैसे सेकंड वाली थी। देखते हैं। बाकी अगला जो टॉपिक है कि बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना, ठीक, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेरठ में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम करके आ रहा है, वैसे बेंगलोर और उसके आसपास का जो एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है। अगला टॉपिक है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, बड़े मज़ेदार जो ये टॉपिक है, इसमें क्या हुआ बताएंगे। और मोदी जी ने अभी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई कश्मीर पर, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन को ये किया गया काम, और क्योंकि प्रोसेस अब बढ़ाना भी है, जम्मू कश्मीर में जो है हालात सुधार करने हैं और नॉर्मल बनाने हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो है केंद्रीय जो आपका गवर्नमेंट है उसके द्वारा। अगला जो है हमारा टॉपिक है हायर थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, ये मुझे नहीं पसंद आया। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आया कि ये गलत, मतलब ये पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था, मैं बताऊंगा इसके बारे में, कि ये थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। अब 250 करोड़ तक के अगर किसी का टर्नओवर है तो उसको जो है स्मॉल और मीडियम में जोड़ा जाएगा, गिना जाएगा, तो ये काफ़ी ठीक नहीं है। अभी बताऊंगा क्यों। देखिए पहला जो टॉपिक हमारा कि जो थर्ड वेव है कोविड-19 की, वो कहा जा रहा है कि सेकेंड वाले से कम खतरनाक होगी। ऐसा किसने बोला है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने बोला है। अब इन्होंने कैसे बोला, देखिए इन्होंने क्या किया है, कई सारे सिनेरियो लिए, ठीक, कई सारे सिनेरियो लिए, मॉडल बनाया, और हर सिनेरियो का क्या आउटकम हो सकता है, जितने भी तरीके के मतलब सिनेरियो बन सकते हैं सबको लिया, और फिर उसमें आउटकम देखा, और फिर उसको कंपेयर किया दूसरे वाले वेव से, तो उन्होंने ये पाया कि हाँ नहीं, उतना सीवियर नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ इन्होंने बताई है, कंडक्टेड मॉडलिंग स्टडी ऑन कोविड-19 वेव, ठीक है। और इनकी फाइंडिंग्स देखिए यही है कि सीवियर नहीं होगा थर्ड वाला इतना ज़्यादा जितना थर्ड आपका सेकंड वाला था। जो रीज़न उन्होंने दिया है कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इतना खतरनाक जैसे सेकंड वाला था, तो उन्होंने बोला है कि ये तभी हो सकता है, थर्ड वेव जो है सेकंड वाले के बराबर या फिर उससे ज़्यादा खतरनाक तभी हो सकती है जब 30% जो वाली पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड थी सेकंड वाले टाइम पे, वो अपनी पूरी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता अगर पूरी खत्म उसकी हो जाए, तब जाके ये खतरनाक जो है बन सकेगी सेकंड से ज़्यादा। साथ ही साथ जो वेरिएंट, जैसे अभी डेल्टा की बात हो रही थी, डेल्टा प्लस आ गया, डेल्टा प्लस ज़्यादा बता रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से जो है अपने आप ट्रांसमिट कर लेता है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई और वेरिएंट ऐसा आ जाए वायरस का जिसका रिप्रोडक्टिव रेट मतलब बहुत तेज़ी से अपने आप को जो है फिर से जो है रेप्लिकेट करता है, फिर से प्रोड्यूस करता है, वो अगर 4.5 के ऊपर है, ठीक, तो भी जो है थर्ड वेव ज़्यादा खतरनाक हो सकती है सेकंड वाले से, और ये तुरंत होना चाहिए था सेकंड वेव के बाद, तब ये चीज़ हो पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने पाया है कि इन सब के होने के चांसेस उतने हैं नहीं जितना कि सेकंड वेव के बराबर जो है इसको ले जा सके थर्ड वाले, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और वही चीज़ फिर से बताइए कि पूरी इम्यूनिटी खो जाए, चली जाए उनकी, जो लोग इन्फेक्टेड थे पहले सेकंड वाले में, और जो है लॉकडाउन जो अभी हट रहा है तो लोग जो है ज़्यादा पार्टी शार्टी करने लगे, तो उस चक्कर में जैसे एम्स के जो वो क्या है डॉक्टर हैं, उन्होंने गुलेरिया जी, उन्होंने बोला था कि लोग जो है ज़्यादा पार्टी वार्टी फिर से करने लग रहे हैं, इसकी वजह से थर्ड वेव आ सकती है। ठीक, ऐसी वार्निंग टाइप से मुझे लगा, वो ज़्यादा इतना तो उसमें वो नहीं था साइंटिफिक वो, तो ठीक है, ऐसा थोड़ा वार्निंग, लोगों को डरना भी चाहिए यार, लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट हो गई यार, बिल्कुल। अभी तो देखो त्रासदी मची हुई थी, और फिर से लोग जो है बिल्कुल मूड में आ गए कि फिर से जो है कोई उनको डर ही नहीं है। ऐसा मत करिए प्लीज़, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने जो है जानने वालों को सुरक्षित रखिए, जागरूक रखिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो वैक्सीनेशन है ये रोक सकता है, ठीक, ये बात कही गई कि वैक्सीनेशन अगर लोगों को कराया जाए ज़्यादा जल्दी जल्दी, तो जो है ये भी थर्ड वेव को ज़्यादा खतरनाक नहीं होने देगी, ऐसा बोला गया है। ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, देखिए ये
क्या करती है, ये फॉर्मुलेट करेगी, आपका समन्वय बैठाएगी, प्रमोट करेगी बायोमेडिकल रिसर्च को, वायरस को जोड़कर उस पर रिसर्च करते हैं कि भैया अब देखो कौन सा पैथोजन, कब एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी कर रहा है। ये सारी रिसर्च जो होता है भारत में, ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, ठीक। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका वो है, ठीक। इन्होंने देखिए यहाँ पे कहा है कि अगर वैक्सीनेशन आप करोगे तो ज़्यादा बफर हो जाएगा, मतलब जो लोग हैं मतलब इन्फेक्ट होने के ज़्यादा, अगर वैक्सीन पहले मान लीजिए यहाँ पे इन्फेक्ट होने की यहाँ पे जा सकता था वायरस, ठीक। उन्होंने कहा अगर वैक्सीनेशन हो गया तो ये वायरस जो है यहाँ पहुँच गया तो ये बफर एरिया ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। जैसे कि बफर कंट्री ऐसे बोला जाता है नेपाल को, तो चाइना और इंडिया के बीच में बफर कंट्री कौन है, नेपाल है। तो पहले दोनों को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए पहले जो है इस बफर के थ्रू निकलना पड़ेगा, ठीक। तो इंटरनेशनल रिलेशन को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, मैंने जोड़ के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगला जो हमारा टॉपिक है बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना। सिंपल सा है, बेंगलुरु अपने खुद के एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाएगा, मेट्रो की तरह ही होता है ये। इसमें रेलवे के थ्रू क्या करता है, बेंगलोर हो गया, इसके आसपास के जो एरिया है 6 उसमें जाएगा, ये फैलेगा, वहां तक ये ट्रेनें जाएंगी। 57 कुछ स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे, 57, और वहां से लोगों का आना जाना जो है, अब ये सब सबर्ब्स हैं, कुछ मैसूरू की तरफ हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे, उन सबको जोड़कर टू एंड फ्रो, यानी कि बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से वापस आएंगे, लोग कम्यूट कर सकेंगे आसानी से, रूरल एरियाज से लोग आके काम कर सकेंगे। ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है, उसको जो है उससे निजात पाया जाएगा, लोग कम पैसे में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आ जा सकेंगे, और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी तो मेरे भैया कम होगा। लोग, एक आदमी कार चला के 4 पहिया जाता है, खूब प्रदूषण करता है, ट्रैफिक जाम भी करता है, उन सब से तो निजात मिलेगी ना, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, पब्लिक जो ये ट्रांसपोर्ट है इसका यूज करेंगे तो, ठीक। तो ये काफी पुराने जो है टाइम से चला, 1983 से ये सपना था कर्नाटका गवर्नमेंट का, और अब जाके पूरा होगा कब तक, 2026 तक, अभी चालू नहीं, अभी मतलब चालू होना है इसको, ठीक। और इसका इंडिया को उसको बोला जा रहा है, इंडिया भारत की सबसे एकीकृत रेल परियोजना कहा जा रहा है, ठीक। बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट जो है ये पहली बार 1983 में ये गवर्नमेंट जो है कर्नाटका की, उसका सपना था, ठीक। वहाँ के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे आर गुंडू राव, ठीक, इनका सपना था ये, और इन्होंने मतलब ये सपना दिखाया था। पहला ट्रांसपोर्टेशन सर्वे कराया गया, ठीक। और ये पहले सदर्न रेलवे में आता था, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 58 किलोमीटर का था, अब लेकिन 140-140 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है वो हो जाएगी। बेंगलुरु से सैटेलाइट टाउन और सबर्ब्स तक जोड़ेगा, ठीक, रूरल एरियाज को रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से। इसी तरीके का एनसीआर का आप लोगों ने देखा होगा, मेरठ में भी जा रहा है ये, ठीक। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है मेरठ तक भी जा रहा है, वैसे ही ये बेंगलोर में भी बन रहा है, ठीक। आपका रेल बेस्ड होगा ये, आपका जो है रेलवे मेट्रो की तरह चलेगा, ठीक। एयर कंडीशन होगा, मेट्रो की तरह होगा, और ये बीएसआरपी इसको चालू करेगा, ठीक। बेंगलोर स्टेट रेलवे करके है ये, ठीक है, सदर्न रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ये सिस्टम है। और इसको जो है कार्यान्वित कौन कर रहा है, इसको कार्यान्वित कर रहेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटका, ठीक, के राइड नाम से, ठीक। रेल का अवसंरचना बनाएगा, विकास कंपनी है ये आपका, ये जॉइंट वेंचर है कर्नाटका की गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच में जॉइंट वेंचर बनाया गया है, और ये इसको लागू कराएगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक। बीएसआरपी का जो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट आया है बेंगलुरु वाला ये, तो ये 148 किलोमीटर लंबा है, 57 स्टेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, 57 स्टेशन आर टू बी देयर, और ये 6 डायरेक्शंस में जाएगा, जैसे कि कंगेरी, ठीक, कैंगेरी मैसूरू की तरफ, फिर आपका नाम बहुत तगड़े तगड़े हैं, टुमकुरू साइड में, डोडा बल्लापुरा और कोलार साइड में, और बंगार पेट साइड में, और हीला लीगे साइड में जाएगा, 6 मतलब दिशाओं में जाएगा, ठीक। उद्देश्य इसका यही है कि कनेक्टिविटी बढ़ाओ, कन्वीनियंस लोगों को रहे, कम पैसे में जा सके, कन्वर्जेंस हो सके, और कमर्शियल स्टिपुलस हो। भैया जब रेल जाएंगी तो ज़्यादातर लोग क्या है, जब यहाँ बेंगलोर में मान लीजिए किसी को लगाना था कोई फैक्ट्री, उसको जगह महंगी मिल रही थी, तो अगर ये जुड़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोलार साइड में जुड़ गया जो ऊपर नाम दिया गया था, तो लोग यहाँ की जगह यहाँ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से लोग आ जा सकते हैं आसानी से, तो सस्ते में मिलेगा ना यार। और दूसरी चीज़ यही है कि यहाँ पे कॉस्ट पैसे से कम हो जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट और ये सब मोनेटाइजेशन हो जाएगा, सबर्बन में भी एरियाज में भी लोग प्रोजेक्ट लगाएंगे,
और मल्टीपल मोड से इसको जोड़ा जाएगा। मान लीजिए रेलवे जहाँ तक गई वहाँ तक गई, उसके बाद जो है बसेस भी बस स्टेशन तक जोड़ देगा ये, तो आप तुरंत बस पकड़ लो, फिर बस स्टेशन से जो है जैसे आप किसी गली मोहल्ले में पहुंचे वहाँ पे आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक जो है मल्टी मोड से जा सकोगे। और वो भी मतलब बस हो गई, फिर उसके बाद आपका जो है ई रिक्शा हो गया, सारे बस आपकी सीएनजी पे चल रही है, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि सबके सब पर्यावरण वाले संबंधित है, सबके सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और आपकी अपनी घर मतलब जहां पे भी जाना है वहां तक आपको पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा, ये वाली बात है। के राइड प्लान कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म कर दे स्टेशन को कमर्शियल हब्स में भी। आपने देखा होगा कि मेट्रो आजकल जो रेलवे देखी होंगी, तो उनके वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाता है, कई सारे रेस्टोरेंट वो सब खुल जाते हैं, तो वो कमर्शियल हब बन जा रहे हैं मेरे भैया, स्टेशन तो ना है, उससे बहुत कमाई हो रही है। सिर्फ एक जो है रेलवे जो मेट्रो चल रही है उससे ही पैसा जो ट्रांसपोर्ट लोग कर रहे हैं, कन्वेंस कर रहे हैं, उन्हीं से ही नहीं, और भी कई सारे इन लोग के इनकम के सोर्सेज हैं। एडवर्टीजमेंट हो गया, कई सारे जो है आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस उसमें खुल गए। तो ये एक मेक इन इंडिया का एक जो है सपना भी है मोदी जी का, उसको क्या कहा जाएगा, स्मार्ट स्टेशन हब बोला जाएगा, ठीक। अगला जो टारगेट है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा। इसमें यहां पे क्या हुआ है कि अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉ एंड जस्टिस के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनका क्या हुआ, जो अकाउंट ट्विटर पे था वो ट्विटर वालों ने लॉक कर दिया, ठीक। और उसके पीछे उन्होंने ये बोला कि भैया एक कॉपीराइट का वॉयलेशन हुआ है, ठीक। वॉयलेशन जो है लॉ कौन सा है, लॉ था आपका डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। अच्छा, आप देखिए रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ट्विटर ने मेरा 1 घंटे तक अकाउंट लॉक कर दिया, किस पर, यूएस के एक लॉ पर। ये यूएस का लॉ है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक। यूएस के एक लॉ पे मुझे भारत में जो है ट्विटर ने हमारा जो मेरा मतलब जो है मतलब रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर मतलब हैंडल, सोशल मीडिया का हैंडल लॉक कर दिया। तो ये बताइए क्या ये देश के बाहर के रूल को भारत में लागू करना चाह रहे हैं क्या? तो ये चीजें ऐसी कुछ बातें हुई। हालांकि यहाँ पे सिस्टम ये है कि एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, विपो इसे बोलते हैं, ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जितने भी जो मेंबर्स हैं, जैसे भारत भी इसका मेंबर है, यूएसए भी इसका मेंबर है, तो उन्होंने जब इसको रेटिफाई किया, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि रेटिफाई जब किया था तो एक वैसा ही लॉ जो है, कोई आपको उस जो भी इस कन्वेंशन या फिर इसकी जो भी मानक है, स्टैंडर्ड्स है, उनको पूरा करने के लिए आपको अपने यहाँ एक लॉ बनाना पड़ता है, ठीक, ताकि आप उसको लागू तो करो तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इंडिया भी मेंबर है, यूएसए भी मेंबर है। तो यूएसए का जो ये वाला लॉ है, इसमें कहता है कि भैया इंटरनेट बढ़ा, लोग कंटेंट क्रिएटर बढ़े, लोग कॉपी पेस्ट करके सारा काम चला देते हैं। तो अब लेकिन जब एक कंट्री में दूसरे कंट्री, अब क्या होता था कि एक कंट्री मान लीजिए यूएसए में हो रहा था, ठीक, फिर दूसरा वाले कंट्री में मान लीजिए इंडिया में वही चीज वहां कर दिया, तो यूएसए में सिर्फ वाला लॉ अगर चल रहा है तो वो इंडिया वालों को कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन विपो जब ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ गई तो वो ये चीज समझती है, जानती है और करवाती है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए में बैठ के कोई इंडिया का कंटेंट कॉपी करते हो, वहां पे अपना जो है काम धंधा चलाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंडिया में बैठ के कोई यूएसए कॉपी कर ले। तो कोई भी अगर ऐसा करता है तो उस इस लॉ के अंतर्गत और विपो के जो है मानक और जो भी है इनके जो कन्वेंशन है उसके अंतर्गत ये होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया गया है, जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मेरा कंटेंट इन्होंने कॉपी किया है, इस वेबसाइट पे डाल रखा है, ठीक, तो आप जाइए उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ट्विटर पे बोला, आपने ट्विटर के पास गए, वहां पे आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, उन्होंने चेक किया, अगर उनको लगा तो वहां पे उसको वो हटा देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक। ऐसे ही जो है यहाँ पे यूएसए में तो क्या है कि आप जाइए उनके पास, वो कुछ पैसे आपसे लेते हैं, आपने बताया अगर आपकी कंप्लेंट सही है तो वो दूसरा आपको जो है उससे कंप्लेंट को जो है उसमें सोल्यूशन को ढूंढ के वहाँ वो बंद करा देंगे, आपको मतलब कॉपीराइट सेव करवा देंगे, ये चीज़ है। तो ये सारे सिस्टम में अब देखिए, वैसे तो इसमें ये नहीं लिखा है मैंने, लेकिन हुआ क्या था कि जो ए.आर. रहमान जी, उनका एक गाना है वंदे मातरम, ठीक है, तो उन्होंने उसमें कोई म्यूजिक यूज हुई थी, तो वो जो है म्यूजिक में कुछ कॉपीराइट का सिस्टम था, और हुआ क्या कि वो रविशंकर प्रसाद जी का जो है उन्होंने कर दिया, ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। तो ये पूरी सिस्टम हुई। तो लेकिन इसको जो है रविशंकर प्रसाद जी ने इसको ये मोड़ दिया कि भैया तब ट्विटर जो है देश की बाहर की कंपनी है, इंडिया में काम करती है और देश के बाहर का जो है लॉ यहाँ पे वो कर रही है।
तो कुछ हद तक जो है ट्विटर की गलती भी है और कुछ हद तक ये भी है कि इसको इसमें ही समझना जरूरी है कि इंडिया में अगर मान लीजिए कई सारे कंटेंट क्रिएटर एक अच्छे से अच्छे हैं, अगर उनका कोई कॉपी पेस्ट करके भारत के बाहर अगर यूज करता है तो क्या भारत के लॉ के हिसाब से हम क्या उसको क्या और नहीं उसको हटवा सकते हैं क्या? तब फिर आपको कैसा लगेगा? तो आप हमेशा ये समझा करिए कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक, अगर आज कोई जो है यूएसए वाला का एक्ट लगा के आपको यहाँ पे वो कर रहा है, भले ही गलती थी ट्विटर की, लेकिन कल को ये भी तो हो सकता है कि इंडिया का कोई कंटेंट यूएसए में बैठ के अगर कॉपी करे तो हमारे जो लॉ हैं उनके अनुसार, जैसे कई सारे डिजिटल रूल्स अभी आए हैं ना, तो हमारे जो लॉज हैं उनके हिसाब से हमें कम से कम उस सोल्यूशन तो मिलना चाहिए ना कि वो कॉपीराइट जो है हमारा वॉलेट ना कर पाए। तो ये चीज दोनों ही तरफ जरूरी है। ठीक, देयर नीड्स टू बी ए बैलेंस बिटवीन द जो है ट्विटर, सोशल मीडिया और जो कंटेंट क्रिएटर्स है, सबका वेलफेयर देखते हुए ये चीजें करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब इसमें देखिए वही है कि कैसे कार्यान्वित कराता है, वीपीओ की ट्रीटी क्या है। 1998 का यूएसए का ये लॉ है और बिल क्लिंटन के टाइप पे एग्री किया गया था। इन्होंने जब इसको एग्री किया था तो 2 ट्रीटी जो है साइन करी थी इन्होंने वीपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा नाम होता है इसका संगठन, 1996 में। ठीक, विपो के जो मेंबर हैं 2 ट्रीटी जो है ज्वाइन करते हैं, जैसे कि विपो कॉपीराइट ट्रीटी और विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। इनको ज्वाइन करोगे तभी मेंबर्स करके फिर आप जो है क्या है कि जो भी सिग्नेटरीज हैं, जैसे कि इंडिया है, यूएसए भी है, वो बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी सिटीजन्स हैं कहीं पे भी, कई भी नेशंस में अगर आप मेंबर हैं तो आपको सेव करना पड़ेगा कंटेंट, जो भी हो, डोमेस्टिकली हो, कहीं पे भी हो, तो उसको आपको सेव करना चाहिए। अब इंटरनेट क्या हुआ कि इंटरनेट जब आया और 1990 के दशक में क्या हुआ, बहुत तेजी से इसका जो है व्यवसायीकरण होने लगा। ठीक, वाणिज्यकरण होने लगा रैपिडली। तो लोगों ने क्या है एडवर्टीजमेंट बनाया, फिर कई सारे कंटेंट बनाने लगे ताकि उनकी वेबसाइट पे लोग टिके रहें। जब टिके रहेंगे तभी कोई एडवर्टीजमेंट देगा उस वेबसाइट पे और लोग जो है, जो वेबसाइट वाले हैं वो पैसे कमा पाएंगे। तो लोग कंटेंट बनाने लगे अच्छे से अच्छा। अब कंटेंट बनाने लगे तो क्या हुआ कि बाकी चोर टाइप के जो लोग थे वो कंटेंट वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करके अपनी दुकान चलाने लगे। तो उन सबसे बचने के लिए विपो ने ये सारी चीजें यहाँ पे बौद्धिक संपदा को जो है जिंदा रखने के लिए, लोग की क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए ये वाली चीजें रखी। और ये विपो तो वैसे जो है 1967 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन फिर इसमें बाद में जो है डिजिटल कंटेंट को भी जोड़ा गया कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के प्रोटेक्शन के अंतर्गत। अभी देखा जाए तो 193 देश हैं, भारत भी इसका मेंबर है। और इसमें डीएमसीए के नोटिस, हु कैन जनरेट, डीएमसीए के नोटिस अगर आता है, कौन, हाउ आर दे सेंड टू कंपनीज और वेबसाइट, कैसे कोई नोटिस देता है, जैसे यूएसए का लॉ है ना यार, तो कैसे कौन इसको किस कंपनी को भेजा जाएगा, ये सब समझते हैं। कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, ठीक, वो अगर एनी फॉर्म में अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका अपना ओरिजिनल कंटेंट कॉपी हो गया है, तो वो उस वेबसाइट पे यूजर के पास जाकर ये बोलेगा कि भैया ये चीजें हमारी गलत हुई हैं, वॉलेट हुई है, हमें आप ये काम करो कि वहां पे इसका हटा दो, उसको पनिश करो या इसका अकाउंट लॉक कर दो। ठीक, तो आयदा अप्रोच कर सकते हो आप इस तरीके से। थर्ड पार्टी DMCA.com पे जाके तो आप थर्ड पार्टी पे भी जाके कुछ पैसे वो लोग लेंगे और आपका जो है स्मॉल फी के जरिए कुछ भी आपका जो कंटेंट चोरी किया गया उसको जो है छुड़वा देंगे वो। और साथ ही साथ जैसे सोशल मीडिया के इंटरमीडियरी हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो हैं, इनके पास आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। कौन? जो ओरिजिनल क्रिएटर है। चोर नहीं पहुंच सकता वहां पर, चोर पहुंचे क्योंकि वो लोग वेरीफाई करते हैं ना। और फिर सिंस देन दीज कंपनी ऑपरेट नेशंस में, कई सारे नेशन में काम करते हैं विपो ट्रीटी के अंतर्गत, तो उनका ये ऑब्लिगेशन है कि वो रिमूव करें कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं ट्विटर ने जानबूझ के कोई बदला लेने के लिए किया, उसके पास अगर गया और अगर कोई कॉपी हो रहा था तो विपो ट्रीटी के अंतर्गत उसको एक दायित्व है कि वो कंटेंट को ब्लॉक करे। ठीक, और डीएमसीए नोटिस ऐसा किया जा सके। अब ट्विटर भैया जो वो है तो विपो के अंतर्गत ट्रीटी के, लेकिन ट्विटर तो यूएसए में ही है ना, तो यूएसए का लॉ वहां से करेगा, ये वाली चीज है। क्योंकि यूएसए से ये कंप्लेंट आई थी, समझ में आई बात। तो इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए एक सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट के तरीके से आपको निष्पक्ष पूरी एनालिसिस इस तरीके से करनी चाहिए। ठीक, ताकि एग्जामिनर को या फिर आप जब किसी से इंटरव्यू में जब बात करें तो उसको समझ में आए कि भाई ये बंदा ऐसा नहीं कि ये बोलने लगा ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। ट्विटर ने जो बहाव चल रहा है ना, जो आजकल देख रहे होगे आपके सोशल मीडिया में, बिल्कुल बहाव चल रहा है कि ट्विटर बेकार है, ट्विटर देशद्रोही है। ऐसा नहीं, आपको एक निष्पक्ष जो है आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात। कुछ तो अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ आपका इसके मतलब इस पूरी जो है न्यूज एनालिसिस पर। अगला जो हमारा टॉपिक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ऑल पार्टी मीट कश्मीर में बुलाई थी अभी। अब देखिए क्या हो रहा है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, सेमी ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ था।
आर्टिकल आपका 200 370 के अंतर्गत, तो उसको जो स्पेशल स्टेटस था, जैसे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, अपना झंडा रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी, तो उसको उन्होंने हटा दिया, डाइल्यूट कर दिया, और जो है इस जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी विद विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर बना दिया गया। ठीक, लेकिन ये सब करते समय जो जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे जो लीडर्स थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, तो उन सबको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि जो है बीजेपी को ये लग रहा था, उसमें मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि शायद ये लोग कुछ बाधा कर सकते हैं। ये जो हमारी बहुत लंबी एक डिमांड है कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर, इसमें नो डाउट, देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अखंड भाग है। ठीक, और ये काफी दशकों से चला आ रहा था। एक आपने सुना होगा नाम, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक, तो उनकी डेथ हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर में भी, उनकी भी यही डिमांड थी कि ये 370 स्पेशल स्टेटस हटाया जाना चाहिए, और वो जम्मू कश्मीर बेचारे इसी डिमांड को लेते करते करते बेचारे उनकी डेथ भी हो गई। तो उन्हीं, अभी जब ये मीटिंग बुलाई गई तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पे बुलाई गई, उनका ही ये सपना था 370 को हटाया जाए, तो 370 को हटाया भी गया, और गवर्नमेंट ने जो है, केंद्र गवर्नमेंट ने इसलिए कई सारे लोगों को जो है वो भी किया था। देखिए यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बनाया गया था। मतलब इन्होंने, ये इनकी मांग थी, ये भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी थे और इंस्पायरिंग फिगर भी थे आपके बीजेपी के। ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, एक बहुत आपको अब देखो, ये जय चीज मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में आजकल, न्यूज़ मैन्युफैक्चर होती है, तो आप लोग को देखना चाहिए। एक बहुत ही विचित्र बात बताता हूँ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपको मालूम है, 1967 तक तो ज़्यादातर सब जगह स्टेट में भी, और जो है कांग्रेस की सरकार थी। अब आप एक चीज समझिएगा, ये भारतीय जनसंघ से थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और नेहरू जी की जो है कैबिनेट थी। नेहरू जी ने डेमोक्रेसी का वो उदाहरण पेश किया, ठीक, वो उदाहरण पेश किया जो कभी आज तक ना हुआ ना हो सकेगा, मुझे लगता है। अब तो पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो चुकी है। उन्होंने ये ऑपोजिशन को, लीडर को भी अपने मंत्रिमंडल में रखा। क्या ये हो सकता है आज की तारीख में? आप बताओ, क्या किसी कांग्रेस वाले को क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपने के मंत्रिमंडल में रख सकती है? नेहरू जी ने ये काम किया था। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, बस जो फैक्ट है वो पता होना जरूरी है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, मैं आपको बता रहा हूं। तो एनालिसिस ये करते समय आपको, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि आप मंत्रिमंडल में, क्योंकि भाई एमपी है, एमपी ही तो एग्जीक्यूटिव बनता है, कार्यकारिणी बनता है। ठीक, तो उसमें अगर एमपी, तो आपका अपोजिशन से भी तो आ सकता है ना। तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक उन्होंने वो पेश की थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जम्मू कश्मीर की जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। 19 आपका जो है आर्टिकल 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 35A जो है, इसका विरोध करते हुए। ठीक, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है पॉलिटिकल प्रोग्रेस और ये यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया था, और यही डिमांड थी। ये देखिए, इन तीनों को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया था, और ये डिमांड थी कि भैया, अब ये डिमांड उठ रही है कि अब गवर्नमेंट भी ये चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कि यहाँ पे काफ़ी जो है हो चुका बवाल, अब इसको टेरर से काफ़ी अफेक्टेड था, अब इसको जो है हम फिर से यहाँ पर स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे लेजिस्लेचर भी रहेगा। ठीक, स्टेट मतलब अपना हो जाएगा इनका। ठीक, नए तरीके से जो है वहाँ पे परिसीमन भी हो रहा है। मैंने आप लोग को ये जो है टॉपिक भी कवर अभी कराया था थोड़े दिन पहले। कंसिलिएशन यानी कि सुलह के मूड में है पूरे पूरे जो है केंद्र गवर्नमेंट भी, और यहाँ पर ये इसीलिए सबको बुलाया गया है, भैया अपनी अपनी बातें रखो, सारे जो गिले शिकवे द्वेष जो भी है खत्म करो, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाओ, टेरर को कम करो, और जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के वेलफेयर के लिए और देश के डिफेंसिव और वॉर एक्सटर्नल अफेयर उन सबके को लिहाज रखते हुए आगे बढ़ा जाए। ठीक, अभी लेकिन देखो, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं आज ये बना रहा हूँ वीडियो, तो मैंने सुना है कि अब देखो ड्रोन से लोग हमला कर रहे हैं। टेररिस्ट जो है कितने टेक्निकली एडवांस्ड हो गए हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, SCO की मीटिंग में आपका अजीत दोवल जी ने बोला था कि हमको ड्रोन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो है हमें टेररिज्म को मिटाना है, और ये सब जैश मोहम्मद और ये लश्कर तोयबा के ऊपर जो है हमें वो ख़त्म करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए। बात हुई थी कि नहीं हुई थी, याद आ रहा है? अब देखो क्या किया इन लोगों ने, तुरंत अपने यहाँ दिखाया है, ड्रोन से हमला जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट ऑपरेशन किया, ड्रोन से। वो खुद अब दिखा रहे हैं टेररिस्ट की हम भी किताब। ये सब पीस टॉक वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते नहीं कि यहाँ पे अमन हो, चैन हो। इनकी दहशतगर्दों की जो है कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि यहाँ पे दहशत फैलाओ और अपनी रोटी कमाओ। ठीक, क्योंकि इनका बजट जो होता है इन दहशतगर्दों का, इसी दहशत फैलाने से ही चलता है। ठीक, जैसे हम लोग बजट बनाते हैं, एक गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बजट बनाती है वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, तो ये लोग का बजट बनता है जब ये लोग ज़्यादा मासूमों की जान लेते हैं। तो
तो ये चीज़ समझना जरूरी है। देखो ड्रोन से अटैक किया है इन लोगों ने और टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया को भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी को, और जो है लोगों को जहाँ डेमोक्रेसी बढ़ाना हो डेमोक्रेसी बढ़ाएं, जहाँ कोई बात करना चाहता हो बात करे, और जहाँ कोई लात खाना चाहता हो वो लात भी खाए। ये भी अब इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। मोदी जी ने अभी बोला है कि हम इसको स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे, लेकिन टाइम अभी नहीं बताया है। ठीक, टाइम नहीं बताया, जब उचित समय होगा तब बता कर दिया जाएगा, ये चीज़ कही गई है। लद्दाख लेकिन यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। और इसमें डोमिसाइल लॉ, जॉब्स और एजुकेशन, ये सब कुछ जो है आपका जम्मू कश्मीर लोगों को मिलेगा, जैसे पहले था, जैसे हर स्टेट में हर किसी को मिलता है वैसे ही मिलेगा। और यहाँ पे डिलिमिटेशन भी चालू कर दी गई है, इलेक्शन भी होने की तैयारी की जा रही है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन देखो दहशतगर्द जो टेररिस्ट हैं चालू हो गए हैं अपना काम करने में, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टेरर हिट प्रोविंस को अब इनसे दूर रखते हुए अच्छे से अच्छा इसका प्रोग्रेस करना चाहिए। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए यहाँ पे ये मुझे नहीं पसंद आया कि अब इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज का। एक इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 साल पहले आया था कि डॉर्फ की मतलब बौना बने रहने की एक टेंडेंसी है छोटे जो ये स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है इन सब का, वो बड़ा बनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बनेंगे तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ठीक, उनको टैक्स भरना पड़ेगा ज़्यादा जो है लॉज, और उन सबको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, और करप्शन फैलाते हुए या जैसे भी वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो भैया छोटे और लघु और मध्यम आकार के ही कंपनियां, हम तो बड़े हैं ही नहीं, तो हमको ना कंप्लाइंस करना है, ना टैक्स देना है, ना मैंने ये सब करना। अब देखो फिर से वही चीज़ की गई है। अभी 50 करोड़ रुपए थी इसका मतलब टर्नओवर साइड से टाइप से, अब इसको 250 कर दिया गया। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके अंतर्गत आ गए। अब उनके लिए देखिए कहा तो ये जा रहा है कि भैया उनको कंप्लाइंस में मदद मिलेगी, ज़्यादा कोई दस्तावेज और ये सब नहीं देने हैं, अपना आराम से करिए, ये सब सही है। लेकिन उन लोगों साथ ही साथ ये भी देख रेख करना चाहिए कि ज़बरदस्ती करप्शन के जरिए अगर कोई ज़बरदस्ती बना हुआ है, ठीक, तो उसको नहीं ये फ़ायदा मिले। जो वाकई में जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको फ़ायदा मिले इसका, तब तो ठीक है। तो खैर फिलहाल यहाँ पे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने ये टर्नओवर और बोरोइंग की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी की बढ़ा दी गई है। और इससे क्या है कि उनको एग्जम्पशन मिलेगा। कई सारे अकाउंटिंग नॉर्म्स होते हैं, ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग नॉर्म्स होते हैं, उनको जो है नहीं, उनको एग्जाम मतलब भरने की जरूरत नहीं है। 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया। बोरोइंग अगर उनकी अब पहले 10 करोड़ थी, अब वो बोरोइंग जो है 50 करोड़ तक कर सकते हैं, और वो लघु और मध्यम कंपनी के ही अंतर्गत माने जाएंगे। और ये एग्जाम्पशंस उनको मिलेगा कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021 के अंतर्गत। ठीक, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब बता बतू के उन्होंने जो है कह दिया है कि हमने बढ़ा दिया, इनको काफ़ी फायदा होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे पूछ सकता है कि बैंक, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस की कंपनी, और या फिर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी समझ रहे हो कौन से होते हैं? जो ये सेंसेक्स और ये शेयर मार्केट में जो कंपनियां होती हैं ना, लिस्टेड होती हैं, वही वाली है, उनको बोलाता है कि हाँ ये लिस्टेड हो गई कंपनी। तो ये सब जो है एसएमसी में नहीं आ सकती। साथ ही साथ कोई होल्डिंग कंपनी, जैसे टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक, उसकी तनिष्क एक सब्सिडरी है। तो अगर होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कोई अगर वो एसएमसी नहीं है, तो उसके जो कोई भी उसकी कंपनी जो है एसएमसी नहीं आएगी, मानी जाएगी। ठीक, तो ये लोग एसएमसी नहीं होंगे, चाहे आप इनका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे हो, तब भी आपका जो बोरोइंग है या फिर कर्जा जो ले सकते हैं वो 50 करोड़ से नीचे हो तब भी। ठीक, एग्जाम्पशन जो है ये और बाकियों को अवेलेबल नहीं है। इसमें देखिए इनको क्या क्या एग्जाम्पशन है, क्या क्या इसमें जो है इनको छूट मिलेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी अकाउंट्स है ना, ज़्यादा शो करने की इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक, अलग अलग तरीके से दिखाना जो पड़ता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, वो करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एसएमसी में काफ़ी एग्जाम्पशंस हैं, यहाँ तक कि एम्प्लॉय से संबंधित, कि उनके पेंशन के दायित्व, कि उनके देखिए बेनिफिट के जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाने, इन सबको भी नहीं किया गया है। समझ रहे हो? तो आप समझ, एक तरीके से जो आपके श्रमिक हैं उनके साथ भी तो यार कुछ ना कुछ वो फिर करेंगे ना। वैसे ही आप समझते ही हो कितना उत्पीड़न होता है इन लोगों का। तो बट स्टिल उनको कुछ ना कुछ जो बीमांकित जो है बीमा वीमा वाला अनुमान है वो तो उनको बताना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी जगह जो है एम्प्लॉयज़ से संबंधित जो चीज़ें पहले शो करनी
करनी पड़ती, अब नहीं करेंगे वो लोग। तो ये चीज़ें क्योंकि वो एसएमसी के अंतर्गत आ गए, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के अंतर्गत आ गए हैं। एसेट कैरी, क्या एसेट हैं, क्या वैल्यू है, वो जो है आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। जो लार्ज कंपनी होती है उनको प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से दिखाना पड़ता है, एसएमसी को वो भी नहीं दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी ये चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू में नहीं दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वो सबको फॉलो नहीं करना है, छूट काफ़ी इनको मिली हुई है। इसका इम्पैक्ट देखिए यही है कि जो बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार करने में सुगमता आएगी, ये सारी बात है। इंक और आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एसएमसी के लिए, वो नोटिफाई किए गए थे दिसंबर 2006 में, और इसमें संशोधन टाइम से टाइम किया जाता रहा है, सिंपलर है। आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ईपीएफओ लोग देख लो इसे, मैंने इसके लिए एक ईपीएफओ कार्ड भी दे रखा है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा किससे संबंधित है बताया हुआ है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, वो आपका स्मॉल एंड मीडियम पे नहीं लागू होते हैं, वो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, ये नहीं लागू हो रहे हैं इनके ऊपर, ठीक। तो ये चीज साफ मतलब सिंपल सी बात है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये लार्जर फर्म्स पे अप्लाई होते हैं, और ये ज़्यादातर सिमिलर होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे। अब देखो ईपीएफओ में, अकाउंटेंसी में एक क्वेश्चन तो यही था, फुल फॉर्म बताओ भैया आईएफआरएस की। अगर आपने ये पढ़ा हुआ इस तरीके से पढ़ते हो तो यार बताओ कौन सा इसमें आपको चार्टर अकाउंटेंट बनने की जरूरत है। आपको खाली सिंपल से क्वेश्चन जो पूछे आते हैं 10-12, उसमें से आपको मैं कहता हूँ चार्टर अकाउंटेंट अगर 10-12 क्वेश्चन भी कर ले तो क्या वो 120 क्वेश्चन में सिर्फ ये 10-12 क्वेश्चन करके पास हो जाएगा क्या? तो इसमें अगर आप मान लो आप 60% 70% तक भी क्वेश्चन कर लो जो बहुत ही ईजी आते हैं, फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, तब भी आपका जो है काम बन जाएगा। तो ये सिमिलर होता है इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बराबर, ठीक, जो कि आपका डेवलप्ड जुरिस्डिक्शन में, विकसित देशों में यूज होता है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लार्जर फर्म्स पे यूज होता है, ठीक। आज का हमारा जो क्वेश्चन है एनवायरमेंट संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 44वां है, 29 जून का। डेली यूपीएससी मींस आपका जनरल स्टडीज आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस हमारी होती है। आप लोग ओनली यूपीएससी लिखेंगे अगर टेलीग्राम पे जाकर, तो वहां पे चैनल को ज्वाइन करेंगे, और फिर आप लोग डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। कई लोग वहां पे अपना जो है आपस में सब कुछ इवेल्युएट करके एक दूसरे के पॉइंट्स को ऐड करते हुए काफी अपना होराइजन बढ़ाते हैं नॉलेज का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आज का क्वेश्चन ये है कि प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स के ग्रोथ के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक, आवश्यक क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सनलाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, आपको इलस्ट्रेट करना है। इलस्ट्रेट का मतलब समझते हो, डायग्राम बना के दिखाना मेरे भाई, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग करना होगा। और आगे हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन जिसका नाम है कॉमन एगाई स्पीसीज। पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हेमीज फेस्टिवल, हेमीज फेस्टिवल से संबंधित है। इससे कौन कौन से जो है स्टेटमेंट ट्रू है पूछा गया। देखिए 20 और 21 जून को असम के लोगों द्वारा 2 दिवसीय भव्य हेमीज उत्सव बनाया गया। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। आसाम में नहीं, लद्दाख में मनाया जाता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे, ट्रू पूछा गया, ध्यान रखना, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, ठीक। आगे भी पढ़ लेते हैं। ये जो है हर जो तिब्बतियन लूनर कैलेंडर है, ठीक, उसका जो 5वां महीना है उसका जो 10वां दिन होता है उस दिन ये मनाया जाता है। और ये मनाया इसलिए जाता है कि जो सेकंड बुद्धा है, ठीक, एक तो बुद्ध जी जो गौतम बुद्ध थे उनके वो हो गए, उनका जो दूसरे बुद्ध अगर बोले जाते हैं तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, जिनका नाम है गुरु पद्म संभवा, गुरु पद्म संभवा। तो हेमीज जो है फेस्टिवल किससे संबंधित है? गुरु पद्म संभवा से, ठीक। और ये 2 दिन का ग्रैंड फेस्टिवल होता है आपका गुड की जीत इविल पे, जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली होती है कि जो है आपकी अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, वैसे ही ये भी मनाया जाता है। लद्दाख की तिब्बतियन कम्युनिटी इसको बनाती है ग्रैंड हेमीज फेस्टिवल को, ठीक। अगला एक और क्वेश्चन बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अग्नि जो मिसाइल है हमारी प्राइम मिसाइल, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, और ये जो है भारत की सबसे ज्यादा जो बताई गई हुई है सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल है, ठीक। तो देखिए ये एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है। गलत है, गलत है, एयर टू एयर नहीं हो सकती बैलिस्टिक मिसाइल, जमीन से उड़ती है, जमीन ये ऐसे बनाती है जब पैरा बोला। तो अगर आपने ये डायग्राम मैंने कई बार बताया, अगर आप इसको भी देख लोगे तो आप ये समझ जाओगे कि बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये एयर टू एयर नहीं हो सकती, सरफेस टू सरफेस होगी। और फॉल्स पूछा गया है, और तो इसलिए कौन कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट और देख सकते हैं, देख लेते हैं। इसको आपका डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया, बिल्कुल सही जवाब है। तो दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया,
ठीक, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, क्योंकि गलत पूछा गया। इसको लॉन्च किया जा सकता है, समझो, ट्रेन से, रोड से, ट्रक वर्क से है, और काफी टाइम, लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ऑपरेशनल परिचालन जो आवश्यकताओं के अनुसार पूरे देश में लिया जा सकता है। कहीं भी ले आके दाग दो, खत्म कर दो, जो भी हमारे सामने आ जाए उसको निस्तनाबूत कर दो, ताबूत में रखा उसको जो है दफन कर दो। देखो, ये है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। डीआरडीओ ने अभी इसको सक्सेसफुली आपका टेस्ट किया था। अग्नि प्राइम मिसाइल डिफेंस बेस कहाँ पे? ओडिशा कोस्ट से। अब देखो, ओडिशा कोस्ट कौन सा आइलैंड है जो डीआरडीओ यूज करता है, उसका आप लोग मैपिंग आज जरूर करो। देखो यूपीएससी क्या करता है, उसने कई बार, लाखों बार बताया, चंदीपुर कोस्ट, चंदीपुर कोस्ट, चंद्रीपुर कोस्ट। ठीक, ये हमेशा जो है आपका डीआरडीओ कर रहा था टेस्ट। अब लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया, चंदीपुर कोस्ट हाँ देख लिया। अगर कोई चंदीपुर आइलैंड के बारे में जाता, देखता, ठीक, कि क्या चीज़ें हैं, तो उसमें एक यूनिक फीचर है कि यहाँ का जैसे समुद्र जो आपका पानी होता है वो बहुत पीछे चला जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। तो ये एक यूनिक फीचर था। और यूपीएससी ने क्या किया, डीआरडीओ ये सब कहानी चल रही थी, उसने चांदीपुर आइलैंड की यूनिकनेस पूछ ली। तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है समझ में आई ना बात? बैकग्राउंड भी पढ़ो मेरे भाई। वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड, वो जानना चाहता है कि आप कितने जो है ज्ञान पिपासु, जिज्ञासु कैसे व्यक्ति हो। क्या आप खाली ऊपर ही ऊपर सरफेस पे खाली पढ़ते हो जैसे कि नॉर्मल कोई पढ़ता है, कि आप एक सिविल सर्वेंट की तरह जितना थोड़ा बहुत तो चाहिए यार, बैकग्राउंड की नॉलेज थोड़ी बहुत तो चीजें चाहिए भाई। वहां पे टेस्ट हो रहा है तो क्या चीजें हैं, क्यों हो रहा है? ठीक, तो ये अगर आपने इंक्विजिटिव माइंड जिसे कहते हैं, अगर आपने डेवलप कर लिया, इंटरलिंकिंग की जो है एक तरीका डेवलप कर लिया, तो आपका यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर रोक सकता तो अंत कौन रोक सकता है? आप खुद, क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो। जो मैं बता रहा हूं वो अगर कर लिया, और जो लोग कर रहे हैं उनका होगा जरूर, ये बात भी सच है। ठीक, तो ध्यान रखिए और इसका जरा इस पे इम्प्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, अच्छा देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये IGMDPA प्रोग्राम है डीआरडीओ के, उसके अंतर्गत। अच्छा बताइए, प्रोजेक्ट जो है 75 क्या चीज है? ठीक, किससे संबंधित है ये बताइए आप लोग। ठीक, और अग्नि मिसाइल जो फैमिली है ये 3 वेरिएंट में आती है। इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस मिशन में, शेयर और सब्सक्राइब करा के, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकें फ्री में। ये करंट अफेयर आप लोग को लग रहा है फ्री में, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन के लिए और मोटिवेशन से ये पूरा जो है रोज आप लोग लेकर आता हूँ। तो चलिए, कल फिर से सुबह लेके आऊंगा 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेता हूँ अलविदा। थर्ड वेव कोविड की आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सुरक्षित रखना, खुद को खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, अपने लोग जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।